नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिर से एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो स्नातक के तीनों वर्षों में काम का है। और जहां तक हम बात करें स्नातक तृतीय वर्ष की, तो उसके अंदर ये डायरेक्ट सिलेबस में है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये इनडायरेक्ट कोर्स में है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो उसके अंदर विशेष में आपको अलंकार, भाषा, उसका गुण, उसकी रीति और छंद, और इसके अलावा भी कुछ यदि भाषा में खास चीज है तो आपको लिखना है वहां पे। तो अब जो सीधे सीधे हमारे कोर्स में, हालांकि छंद पे हमारा एक वीडियो पहले जारी हुआ है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आई, इसलिए हम फिर से इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आती है छंद शब्द क्या है। तो शब्द की व्याख्या कभी कभी पूछी जाती है, या डायरेक्ट ऐसे सिलेबस में है तो हमको ये लिखना होता है कि छंद की उत्पत्ति किस धातु से हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके कौन कौन से भेद है, इन सभी का वर्णन आज अपन लेकर के चलते हैं। और खास उन छंदों को पढ़ेंगे जो स्नातक तृतीय वर्ष के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आते हैं सबसे पहले छंद की ओर। शब्द व्याख्या अगर लिखनी है आपको तो किस प्रकार, फिर अपन देखते हैं कि छंद शब्द का मतलब क्या, पहले शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद उस शब्द का अर्थ क्या है, उसके बाद ये परिभाषा काव्य के लिए क्या बनेगी। खाली शब्द के अर्थ को लेकर के हम काव्य शास्त्र में उसकी परिभाषा को नहीं बना सकते, क्योंकि कई शब्दों के अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ और होते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले ये शब्द कहां से आया। ये शब्द इसमें है छद धातु प्लस असुन प्रत्यय, संस्कृत का है, इसलिए हिंदी वालों के लिए थोड़ी जटिल बात है, लेकिन कई शब्दों में देखा वाला है, इसलिए कुछ नया भी नहीं है। छद धातु में जब असुन प्रत्यय लगता है, ये प्रत्यय है, और आप जानते हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। तो छद धन आसुन से मिलकर के बना छंद शब्द। अब छंद शब्द की मायने क्या, मतलब क्या, इसका सबसे पहला अर्थ जो है वह है प्रसन्न करना, बहलाना, आच्छादित करना, या छा जाना। इतने अर्थ सिर्फ छंद शब्द के निकल के आते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों के मायने हमारे काव्य शास्त्र से क्या लेना देना इसका। तो काव्य शास्त्र में इस छंद शब्द का मतलब क्या है वो समझिए। इसमें है अक्षर संख्या की गणना, अक्षर संख्या की गणना। अब यहां पर अक्षर से मतलब हम जो पढ़ेंगे वो वार्णिक और मात्रिक दो प्रकार के पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इस अक्षर शब्द का अर्थ यहां व्यापक लीजिए, यानी वर्ण या मात्राओं की संख्या की गणना करना। ये हमारे काव्य शास्त्र के काफी नजदीक है। अब इस आधार पर हम यदि परिभाषा बनाएं तो किस प्रकार बनेगी। आसान से आसान परिभाषा उस शब्द को लेकर के बनाइए आप जो इसके अर्थों से संबंधित है ना। जैसे ये वाले शब्द समूह, ये शब्द समूह, ये शब्द समूह, ये और ये, इनमें सबसे सटीक हमारे लिए ये बैठता है ना। तो हम उसी अर्थ को लेकर के चलते हैं और इसकी परिभाषा बड़ी आसान सी बनाते हैं। कुछ इस प्रकार है, कविता में या पद्य में, कुछ भी ले लीजिए आप। कविता में कविता से मतलब यहां पद्य है, ठीक है। कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, गति, इन सभी शब्दों का अर्थ समझेंगे अपन।
यति की जो एक निश्चित, या और भी आसान कर देते हैं, यति का संगठन, संगठन छंद है। बिल्कुल आसान कर दी। और जहां पर वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि के नियमों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी गणना की जाती है, वहां छंद विधान है। तो छंद विधान और छंद अगर दोनों तरीके से समझें या दोनों तरीके से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं आप, कि कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, गति, यति का संगठन या के नियमों में आबद्ध रचना। आबद्ध रचना दोनों ही बात है। या तो इस शब्द को उठा लीजिए आप नीचे वाले को, या इसको उठा लीजिए, इन दोनों में ऑब्लिक है, दोनों में से एक चलेगा। तो परिभाषा कैसे बनेगी? कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, गति, यति का संगठन छंद है, या वर्ण, मात्रा, गति, यति के नियमों में आबद्ध रचना छंद विधान से युक्त रचना मानी जाती है। ठीक है, यानी वो काव्य हो गई। काव्य यानी पद्य रचना छंद विधान के नियमों में आबद्ध रचना छंद विधान है, कहलाती है। ज्यादा दिग्भ्रम होने की आपको जरूरत नहीं है। इन दोनों में से जो आसान लगती है, नियमों में आबद्ध रचना छंद है, ये भी कह सकते हैं। गति आदि का संगठन छंद है, और इनमें आबद्ध रचना या इनकी जो निश्चित व्यवस्था होती है, गणना किस किस की होगी? या तो वर्ण की गणना होगी या मात्रा की गणना होगी, और इनकी जो एक निश्चित व्यवस्था है वही आपका छंद विधान कहलाता है। ये हुई आपकी परिभाषा। यानी पद्य में जहां पर वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि के नियमों का ध्यान रखा जाए, इन्हीं नियमों की गणना ही उसको छंद बनाती है। अब हम प्रकार की ओर देखते हैं। प्रकार आपने मुख्यतः दो ही प्रकार पढ़े हैं। मैं एक और बता रही हूं आपको, मुक्तक। क्या अंतर है तीनों में, समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहां पर इन दोनों की गणना की जाएगी, या तो वर्ण की गणना होगी या फिर मात्रा की गणना होगी। यदि वह गणना मात्रा की हो रही है तो यहां मात्रिक छंद है, और यदि वही गणना वर्णों की हो रही है तो यहां पर वार्णिक छंद है। और यदि ऐसा कहें कि ऐसा पद्य विधान जिसके अंदर वर्ण, मात्रा की गणनाओं पर ध्यान न दिया जाए, वह मुक्तक छंद, यानी वो इन नियमों से मुक्त है, और निराला जी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। तो अब इन शब्दों को और समझ लो आप, ये गति, यति, चरण, वर्ण, मात्रा, गण, ये सब क्या होते हैं समझते हैं। वर्ण आप भली भांति परिचित हैं, स्वर या स्वर युक्त व्यंजन। स्वर या स्वर युक्त व्यंजन, ठीक है। और मात्रा यानी किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय, यदि वह समय कम लग रहा है तो मात्रा लघु लगेगी, और यदि वह समय एक से ज्यादा लग रहा है तो वहां पर गुरु लगेगी। लघु और गुरु का मतलब भी समझ लीजिए आप। मैंने आपको दो प्रकार बताए, लघु और गुरु। नाम से पता चल रहा है, एक का मतलब है छोटा और एक का मतलब है बड़ा। तो अब कहां आप लघु मात्रा लगाएंगे और कहां गुरु लगाएंगे, इसके भी नियम है। लघु मात्रा का जो चिन्ह है वो ऐसा है, और गुरु मात्रा का जो चिन्ह है वो एस के आकार का है। इसको 2 गिना जाता है और इसको 1 गिना जाता है। जैसे किसी शब्द के अंदर हम गणना करेंगे तो इसको जिस पे भी गुरु मात्रा लग रही है उसको हम 2 गिनेंगे, 2 मात्राएं या 2 वर्ण उस पे गिने जाएंगे। अब ये कैसे तय हो
कि किस पे छोटी लगानी है मात्रा और किस पे बड़ी लगानी है, इसके भी नियम है। अ, ई, उ और री। इसके अलावा हम चंद्र बिंदु को भी इसके अंदर लेते हैं। ये वर्ण यदि आ रहे हैं, या तो ये स्वर आएंगे या फिर इन स्वरों से जुड़ी हुई व्यंजन आएंगे। ठीक है, तो अगर उनमें ये मात्राएं लग रही है तो उनमें लघु वर्ण गिना जाएगा। और इनसे इतर क्या हो गई? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग और है, यानी विसर्ग और अनुस्वार। यहां पर हमने जैसे चंद्रबिंदु लिया है, यहां पर विसर्ग और अनुस्वार, इन सभी में आप गुरु मात्राएं लगाएंगे। अब कैसे लगानी है उसकी भी चर्चा करेंगे जब हम उदाहरण देखेंगे, तो साथ साथ इनको भी देते चलेंगे। अब आता है यति। यति का मतलब है विराम। किसी भी पद्य रचना को पढ़ते समय हम कुछ समय के लिए बीच में रुकते हैं, और जहां पर रुकते हैं वहां इस तरह के निशान हम लगा देते हैं। या तो हम ऐसा लगा देंगे, या हम इस विराम चिन्ह को लगाएंगे, या हम इसको लगाएंगे, या हम इसको लगाएंगे। यानी कि वहां कुछ देर का विराम है, इसलिए हमने वहां पर एक विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया, और इस विराम को ही हम गति कहते हैं, यति कहते हैं, माफ कीजिए, उस विराम को ही हम यति कहते हैं। अब आता है शब्द गति। गति का मतलब क्या? पद्य में गति का मतलब है लय, यानी किसी भी पद्य की पंक्तियों को एक विशेष लय से पढ़ा जाता है। यदि उसके लय पर यानी गति पर और यति पर यानी विराम पर ध्यान न दिया जाए तो उन शब्दों का अर्थ भी बदल सकता है, उन शब्दों का अर्थ बदल जाएगा। जैसे साधारण सी वाक्य बताऊं मैं, रोको। रोको के बाद अगर मैं रुक गई और फिर मैंने एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया, मत जाने दो, इसका अर्थ आप समझिए। और दूसरा वाक्य मैं ऐसे बनाती हूं, रोको मत, जाने दो। तो विराम चिन्ह का स्थान बदला, यानी यति का मैंने स्थान बदला और शब्द का अर्थ ही बदल गया। तो यहां यति को कम मत आंकिए, विराम चिन्हों की यहां पर बहुत महत्ता है। यति उस पद्यांश का अर्थ बदलने की शक्ति रखती है, इसलिए हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, किसी भी पद्य रचना को पढ़ने के अंदर एक प्रवाह होता है, एक लय होती है, वो लय और प्रवाह ही गति कहलाता है। ये कुछ शब्द बीच में आए इसलिए इनकी मायने समझना, इसका मतलब समझना वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो समझ में नहीं आया तो इसको खाली रट करके अगर आप परीक्षा में गए तो वहां पर आप इसको भूल सकते हैं। इसलिए किसी भी परिभाषा को याद करते समय ध्यान रखिए कि उसके अंदर जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है उन शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए। तो यहां वर्ण समझ लिया, मात्रा यानी वर्ण को बोलने में लगा समय समझ लिया, गति यानी लय या प्रवाह समझ लिया, और यति यानी कुछ समय का विराम समझ लिया। अब कुछ और शब्द आएंगे इसके अंदर। वो शब्द है चरण और गण। दो शब्द हैं। पहला है चरण। चरण से मतलब है पद्य की एक पंक्ति, वो उसका चरण है। ये कम से कम 2 होगा और ज्यादा से ज्यादा की कोई सीमा नहीं। एक चरण में, 2 चरण में हम जब छंदों को पढ़ेंगे और मात्राओं की और वर्णों की गणना करेंगे तब हम बात करेंगे इस जगह, वहां ऐसा कहा जाएगा कि प्रथम चरण में इतनी मात्राएं, द्वितीय चरण में इतनी मात्राएं, यानी पहली पंक्ति जहां खत्म हो रही है, चरण मतलब पंक्ति। ठीक है। और गण, गण है 3 मात्राओं का समूह। अब वहां पर इतनी मात्राएं अपने को लगानी है और उन मात्राओं के 3-3 के जोड़े बना करके हम गण का निर्माण करेंगे, यानी 3 मात्राओं का समूह। अब ये समूह कैसे बनेगा, इसका नियम है, और इस नियम को समझने के लिए आपके सामने सुविधा के लिए एक पंक्ति मैं लिख रही हूं जो आपको लगभग सभी किताबों में मिलेगी, और वो याद
करने के लिए आसानी हो इसलिए दी गई है। वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है, य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। इस प्रकार एक पंक्ति दी गई। अब इसमें हमने जो सीखा कि कहाँ लघु लगानी है और कहाँ दीर्घ यानी गुरु लगानी है, अगर इसमें आप समझ पाएंगे कि इसके पास कोई मात्रा नहीं, यानी इसमें अ है, स्वर कौन सा है, अ, तो मात्रा लग गई लघु। और इसमें इन दोनों में स्वर आ है यानी दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर होते ही मात्रा लग गई गुरु। यहां पर गुरु लघु गुरु लघु 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 और गुरु। कितने हैं गण? तो संख्या में 8 होते हैं। अब जो पहला गण बनेगा वो य से बनेगा, इसलिए उसका नाम होगा यगण। दूसरा जो गण बनेगा वो म से बनेगा, उसका नाम होगा मगण। तीसरा त से बनेगा, यहां से तगण, यहां से रगण, यहां से जगण, यहां से भगण, यहां से नगण और यहां से सगण। अंतिम 8वां है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अपने को 8 तक ही रखना है। अब आप ये कहोगे कि मैंने जब 8 तक ही रखना था फिर लगा का क्या महत्व? लगा का महत्व यह है कि हमें इस गण को भी तो पूरा करना है ना। अगर हम इन दो वर्णों को हटा देते हैं तो आपका अंतिम गण तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि गण मैंने बताया 3 मात्राओं का समूह है। तो इसकी 3 मात्राएं पूरी करने के लिए हमने इसके पीछे 2 वर्ण और लगा दिए, जो एक लघु है और एक गुरु। अब यह गण कैसे बनाएंगे देखिए। पहला बना यगण। अब 3 मात्राओं को गिन लीजिए, किस किस की मात्रा गिनी जाएगी? 1 2 और 3। तो क्या हो गया? लघु गुरु गुरु। ये निशान, ये 3 का कॉम्बिनेशन जहां पर आपको मिलेगा वो यगण है। दूसरा, यदि मैं मगण बनाती हूं तो कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा इसका? म पे क्या है? गुरु गुरु और गुरु। उसी गण से, उसी अक्षर से आप आगे की 3 गिन लीजिए, बस इतना ही। अब तगण लेते हैं तो तगण में कौन कौन सी मात्राएं? गुरु गुरु लघु। अब आप रगण लेते हैं तो र ज भा, यानी रगण में गुरु लघु और गुरु। इस प्रकार की मात्रा, इस प्रकार का गण बनेगा। हम जगण लेते हैं तो लघु गुरु लघु। भगण लेते हैं तो गुरु लघु लघु। नगण लेते हैं तो लघु लघु लघु, यानी तीनों ही लघु है, देख लीजिए, न भी लघु, स भी लघु और ल भी लघु। 7वां, सॉरी 8वां, सगण लेते हैं तो स पे लघु, ल पे लघु और ग पे गुरु। ये 8 जो गण बनेंगे इनमें किसी की निर्माण या किसी वर्णों का संयोजन एक दूसरे से नहीं मिलता। और इन 8 गणों की कहां आवश्यकता पड़ेगी? जब अपन वार्णिक छंद पढ़ेंगे, क्योंकि मात्राएं उसमें भी लगानी है और 3-3 मात्राओं के जोड़ को हमको एक गण का नाम देना है। अब इसके अलावा इन दोनों में ये बताया, जिसमें मात्राएं गिनी गई वो मात्रिक छंद, और जिसमें वर्ण गिने गए उसमें वार्णिक छंद। और मुक्तक जिसमें मात्रा और वर्णों के गिनती का नियम तय नहीं होता, यानी वो इस मात्रा और वर्ण के नियम से मुक्त है, इसलिए उसका नाम मुक्तक रख दिया गया। अब इसके अलावा एक और नाम आपका सुनने में आएगा जिसको कहते हैं दंडक। अब दंडक कैसे बनेगा? जब आप वार्णिक छंद बनाएंगे और वार्णिक छंद में 26 प्लस यानी 26 से ज्यादा अगर वर्ण हो जाते हैं आपके, तो वो क्या कहलाएगा? आपका दंडक। यानी 26 से ज्यादा वर्णों वाले अपन जितने भी छंद पढ़ने वाले हैं, जैसे कवित, उसको हम दंडक के अंतर्गत लेते हैं, यानी वो वार्णिक में भी दंडक छंद कहलाएगा, दंडक वार्णिक। अब इन तीनों के अलग अलग रूप किस प्रकार हमारे सिलेबस में है वो भी देख लीजिए। मात्रिक में 3 प्रकार है, दोनों में है, सम मात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक।
और यदि ये मैं वार्णिक की बात करती तो समवार्णिक, विषम वार्णिक और अर्धसम वार्णिक, यानी दोनों के तीन तीन भेद है। मात्रिक में भी तीन भेद है और आपके वार्णिक में भी तीन भेद है। अब ये कैसे पता चलेगा? यहाँ सम और विषम वो गणित वाला मत लगाना जिसमें दो का भाग जाता हो सम और दो का भाग ना जाता हो विषम, ऐसा नियम नहीं है। सम मात्रिक या सम वार्णिक से मतलब है जहां पर चरणों में, यदि वो मात्रिक छंद है, समस्त चरणों में बराबर बराबर यानी एक सी मात्राएं आ रही है तो वो सम मात्रिक। वार्णिक सम में यदि जितने भी चरण हैं उन सभी चरणों में एक से वर्ण आ रहे, एक से मतलब संख्या में बराबर बराबर, तो यह सम मात्रिक हो गया। और विषम मात्रिक या विषम वार्णिक जहां पर जितने भी चरण हैं उनमें किसी के वर्णों की संख्या या मात्राओं की संख्या दूसरे चरण के वर्ण या मात्रा की संख्या से मेल नहीं खाती। अर्धसम मात्रिक जो न सम है और न विषम है, यानी दोनों का मेल है। कैसे? जैसे हम दोहे को लेते हैं तो 13 और 11 का संयोजन मिलता है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मिलेगी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं मिलेगी, यानी दो दो चरणों के जोड़ों में मात्राएं बराबर बराबर पाई जाती है, इसलिए उसे अर्धसम कहा जाता है। अब अर्धसम मात्रिक भी हो सकता है और अर्धसम वार्णिक भी हो सकता है। और तीसरी जो चीज मैंने आपको बताई, यदि वार्णिक में 26 से ज्यादा वर्ण हो गए तो वो वार्णिक दंडक कहलाएगा। बस इतनी ही बातें याद करनी थी। छंद में केवल इतना ही समझने लायक थोड़ा जटिल है। इसके बाद जितने भी भेद आपके पाठ्यक्रम में हैं या सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो जितना भी आपका काव्यांश है उसके अंदर सिर्फ आपको छंदों के नियम को याद करना है। और इसके याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, सारणी बना लीजिए, इधर छंद लिखे, इधर मात्रा की गणना लिखी, इधर चरणों की गणना लिखी और इधर उसका नाम लिखा और नीचे एक छोटा सा सरल सा उदाहरण आपने याद कर लिया। यदि इतना ही है तो ये जटिल जो पोर्शन आपको लगता है, मैक्सिमम विद्यार्थी मुझे बार बार कह रहे हैं छंद बहुत मुश्किल है, दोबारा ये इतना ही मुश्किल है, इसके आगे सब आसान है। और मुश्किल में इतना ही, यदि आपको ये पंक्ति याद है, इसे ही रटना है आपको। यदि आपको ये पंक्ति याद है तो समस्त गणों की संख्या का संयोजन आपको याद हो जाता है। और एक बार याद कर लिया, फिर वहां परीक्षा में यदि छंद आया है तो फटाफट इस पंक्ति को लिख के और आप गणना कर सकते हैं कि किस प्रकार मात्रा की गणना हो रही है और यहाँ पर कौन सा गण लगने वाला है। क्योंकि हम जब वार्णिक छंद पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे इसमें 3 सगण, 2 भगण, 2 गुरु, तो आपको पता होना चाहिए सगण का मतलब क्या और भगण का मतलब क्या। तो इसको देख करके आपको समझ में आएगा सगण, भगण, रगण, रगण ये सब क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। अगली कक्षा में हम इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे।